स्वागत है। आज हम भारत की राष्ट्रीय गतिविधियां और घटनाएं, इनसे जुड़े कुछ अहम अंशों पर बात करने वाले हैं। जी। इसमें रक्षा है, अर्थव्यवस्था है, मौसम भी है और हाँ, राजनीति और कुछ हाल की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी शामिल हैं। हाँ, काफी कुछ है चर्चा के लिए। हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उस पर थोड़ी गहराई से बात करें। मतलब मुख्य बातें क्या हैं, उनका असर क्या हो सकता है, ये सब समझें। बिल्कुल, एक विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रक्षा क्षेत्र से दो बड़ी खबरें हैं, काफी अहम लग रही हैं ये। जी। पहली तो ये कि भारतीय सेना वो स्वदेशी रूप से विकसित अनंत शस्त्र सिस्टम खरीद रही है। ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, QRASAM। 3 रेजिमेंट खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है और इसमें जो खास बात है वो है स्वदेशी सिस्टम पर जोर। अच्छा, देखिए QRAS जैसे सिस्टम्स जो होते हैं ना, ये कम दूरी के हवाई खतरों से निपटने के लिए होते हैं, जैसे फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या मान लीजिए कोई मिसाइल आ रही हो, ये तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं और ये मोबाइल भी होते हैं। अच्छा, मतलब कहीं भी ले जा सकते हैं इनको। बिल्कुल, इन्हें तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तैनात किया जा सकता है, जो आजकल के युद्ध के माहौल में बहुत जरूरी है। और ये नाम अनंत शस्त्र, ये भी कुछ खास लगता है। हाँ, ये नाम भी दिलचस्प है। एक तरह से हमारी रक्षा प्रणालियों को एक सांस्कृतिक पहचान देने की कोशिश भी है शायद इसमें। 3 रेजिमेंट खरीदना, ये संख्या कितनी बड़ी है? मतलब इससे हमारी क्षमता में कितना इजाफा होगा? देखिए, मिलिट्री की भाषा में एक रेजिमेंट में कई सारे लॉन्चर होते हैं, रडार होते हैं, सपोर्ट व्हीकल होते हैं। तो 3 रेजिमेंट का मतलब है कि सेना इन्हें अलग अलग अहम जगहों पर या शायद बॉर्डर एरिया में तैनात करने का सोच रही है। तो इससे यकीनन हमारी जो मौजूदा एयर डिफेंस शील्ड है वो मजबूत होगी, खासकर निचले लेवल के हवाई खतरों के खिलाफ, जहां जल्दी एक्शन लेना होता है। हाँ, समझ गए। तो ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है। जी बिल्कुल, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है, अपनी सुरक्षा को अपने दम पर मजबूत करने का। ठीक है, अब दूसरी बड़ी रक्षा खबर पर आते हैं। ये शायद और भी ज्यादा ध्यान खींच रही है। हाँ, तेजस वाली। हाँ, रक्षा मंत्रालय ने 97 और तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों के लिए मंजूरी दी है और सौदा है 62,370 करोड़ रुपए का। ये रकम तो बहुत ही ज्यादा है। निसंदेह ये एक ऐतिहासिक सौदा है, बहुत बड़ा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये भारत की जो महत्वाकांक्षा है ना, रक्षा में आत्मनिर्भर भारत बनने की, ये उसका एक ठोस सबूत है। तेजस प्रोग्राम वो तो खैर दशकों से चल रहा है, ये हमारी अपनी टेक्नोलॉजी क्षमता का प्रतीक है। और अब इतने बड़े स्केल पर ऑर्डर देना, ये दिखाता है कि सरकार को, वायुसेना को इस विमान की काबिलियत पर भरोसा है। ये जो तेजस मार्क 1A है, इसमें ऐसा क्या खास है? ये पहले वाले तेजस से बहुत अलग है क्या? हाँ, काफी अलग है। मार्क 1 संस्करण जो है वो पिछले तेजस विमानों से काफी बेहतर है, काफी एडवांस्ड है। अच्छा, क्या क्या है इसमें? इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरिया रडार है, जिसे ऐसा कहते हैं। एक बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, हवा में ही फ्यूल भरने की क्षमता है और इसका रख रखाव भी पहले से आसान बताया जा रहा है। ओके। तो ये सब सुधार जो हैं, इसे आज के और आने वाले खतरों से निपटने में ज्यादा काबिल बनाते हैं। तो इसका असर सिर्फ वायुसेना पर ही नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सौदा सिर्फ HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो सरकारी कंपनी है, उसी को बूस्ट नहीं देगा। अच्छा। बल्कि इससे जुड़ी जो सैकड़ों छोटी और मझोली निजी कंपनियां हैं ना, MSMEs, जो तेजस के लिए पार्ट्स बनाती हैं, सब सिस्टम बनाती हैं, उन सब के पूरे इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सच में घरेलू एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इससे मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ेगी, रिसर्च और डेवलपमेंट को भी नई दिशा मिलेगी। तो ये दोनों रक्षा सौदे, QRSAM और ये तेजस वाला, ये मिलकर भारत की सैन्य तैयारी और स्वदेशी क्षमता दोनों की एक साफ तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बाहर की निर्भरता कम करने और अपनी सेना को मॉडर्न स्वदेशी तकनीक से लैस करने के लिए कितने बड़े कदम उठा रहा है। ये एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है, पर ये सौदे उसमें अहम मील के पत्थर हैं। चलिए अब रक्षा से थोड़ा हटकर मौसम की बात करते हैं। जी। खबरों के मुताबिक इस साल पूरे भारत में मानसून की बारिश काफी अच्छी हुई है, जो 50 साल का औसत है उससे लगभग 9% ज्यादा, मतलब 109%। हाँ, ये आंकड़ा तो अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, कृषि के लिहाज से तो ये अच्छी खबर लग सकती है।
लेकिन इसमें कुछ चिंता की बात भी है, खासकर फसलों की कटाई को लेकर। मानसून तो हमेशा से ही भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आप कह सकते हैं एक दो धारी तलवार रहा है। औसत से ज्यादा बारिश होना निश्चित रूप से फायदेमंद है। इससे डैम भरते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, जो पीने के पानी और सिंचाई दोनों के लिए जरूरी है, खासकर उन इलाकों के लिए जहां पानी की कमी रहती है। मिट्टी में नमी भी बढ़ती है, जो बुआई के लिए अच्छी है। लेकिन फिर इसका दूसरा पहलू क्या है? ये कटाई के समय जोखिम का क्या मतलब हुआ? देखिए, ज्यादा बारिश अगर गलत टाइम पर हो जाए तो ये फसलों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा, जब फसलें पकने वाली होती हैं या कटाई का टाइम होता है, उस वक्त अगर बहुत ज्यादा नमी हो या तेज बारिश हो जाए तो खड़ी फसलें गिर सकती हैं, दानों की क्वालिटी खराब हो सकती है, कटाई में देरी हो सकती है। ओह, इससे न सिर्फ पैदावार कम होती है बल्कि किसानों को बहुत आर्थिक नुकसान भी होता है। खासकर धान, कपास, सोयाबीन जैसी फसलें इस वक्त ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। क्या खबरों में इसका कोई कनेक्शन जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा जा रहा है? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है जो स्रोत उठा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून का पैटर्न जो है वो अनियमित होता जा रहा है। कभी बहुत ज्यादा बारिश थोड़ी ही टाइम में, तो कभी लंबा सूखा दौर। हाँ, ये तो सुन रहे हैं आजकल। तो ये 109% का आंकड़ा औसत में तो अच्छा दिख रहा है, पर हो सकता है कि ये बारिश बहुत असमान तरीके से हुई हो, कहीं ज्यादा कहीं कम। ऐसे में पानी का मैनेजमेंट और खेती के तरीकों को इन बदलावों के हिसाब से ढालना और भी जरूरी हो जाता है। मतलब कैसे? मतलब हमें ऐसी टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी पर ध्यान देना होगा जो एक्स्ट्रा पानी को स्टोर कर सकें, जैसे चेक डैम या तालाब बनाकर। और साथ ही अगर पानी ज्यादा भर जाए तो उससे फसलों को कैसे बचाया जाए, जैसे बेहतर ड्रेनेज सिस्टम से। और किसानों के लिए? किसानों को मौसम की सटीक भविष्यवाणी मिलनी चाहिए और उसके हिसाब से फसल चुनने या बुआई कटाई का टाइम बदलने में मदद मिलनी चाहिए। यानी सिर्फ बारिश का ज्यादा होना ही काफी नहीं है, सही टाइम पर सही मात्रा में होना ज्यादा जरूरी है। ये वाकई एक मुश्किल संतुलन है। जी बिल्कुल। अब थोड़ा बुनियादी ढांचे और राजनीति की तरफ चलते हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 50,000 करोड़ रुपए की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। 50,000 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है ओडिशा जैसे राज्य की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। 50,000 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है ओडिशा जैसे राज्य के लिए। और खबरों में ये भी है कि इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर कथित भ्रष्टाचार और विकास विरोधी नीतियों को लेकर निशाना भी साधा। जी, सूत्र तो यही बताते हैं। देखिए, इतने बड़े स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना किसी भी राज्य के लिए, खासकर उड़ीसा के लिए, विकास की रफ्तार को तेज करने में अहम रोल निभा सकता है। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? आमतौर पर ऐसी परियोजनाओं में सड़कों को चौड़ा करना, नए हाईवे बनाना, रेलवे लाइनें, बंदरगाहों का विकास या फिर पावर प्लांट्स भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा। इनका सीधा असर कनेक्टिविटी सुधारने, व्यापार को आसान बनाने, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और सबसे अहम बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने पर पड़ता है। हाँ, रोजगार तो बहुत जरूरी है। जी, ये लंबी अवधि में राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। और जो इस मौके पर राजनीतिक बयानबाजी हुई, उसके बारे में क्या कहेंगे? स्रोत उसका जिक्र करते हैं। हाँ, जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, ऐसे बड़े सरकारी कार्यक्रमों के उद्घाटन के मौकों पर अक्सर राजनीतिक टिप्पणियां या आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं। ये उस वक्त के राजनीतिक माहौल का हिस्सा होता है। ठीक है। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ स्रोत में जो जानकारी दी गई है उसे निष्पक्ष रूप से रखना है। हम किसी पार्टी के विचारों का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। जरूरी बात यह है कि ये परियोजनाएं राजनीति से हटकर राज्य के विकास के एजेंडा का एक अहम हिस्सा हैं। इनका लक्ष्य उस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना होता है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि विकास परियोजनाओं का अपना महत्व है, भले ही उनके साथ राजनीतिक चर्चाएं जुड़ी हों। बिल्कुल। चलिए अब कुछ दुखद और चिंताजनक घटनाओं की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु से एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर आई है। हाँ, वो भगदड़ वाली घटना। जी, अभिनेता से नेता बने विजय की एक रैली में भगदड़ मच गई, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई। इनमें बच्चे भी शामिल थे। ये सुनकर बहुत दुख हुआ। ये वाकई दिल दहला देने वाली घटना है। और ये भारत में जो बड़े सार्वजनिक समारोह होते हैं ना, चाहे वो राजनीतिक हों, धार्मिक हों या कोई और, हाँ, उनमें भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की जो गंभीर कमियां हैं उन्हें एक बार फिर उजागर करती हैं। 38 लोगों की जान चली जाना, जिनमें बच्चे भी हैं, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है। ऐसा क्यों होता है बार बार? अक्सर ऐसे आयोजनों में अंदाजे से कहीं ज्यादा भीड़ आ जाती है। एंट्री और एग्जिट के रास्ते काफी नहीं होते, बैरिकेडिंग कमजोर होती है या फिर
इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने का प्लान सिर्फ कागजों पर ही रह जाता है। क्या ऐसे घटनाओं को रोका जा सकता है? क्या करने की जरूरत है? रोका तो जा सकता है या कम से कम नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। इसके लिए जो आयोजक हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, जैसे डीएम ऑफिस और पुलिस, इनके बीच बहुत बेहतर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। भीड़ का सही अंदाजा लगाना, कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को आने से रोकना, काफी सारे और साफ साफ मार्क्ड एग्जिट गेट्स होना, मजबूत बैरिकेडिंग, इमरजेंसी मेडिकल हेल्प तैयार रखना और ट्रेन्ड लोगों की तैनाती, ये कुछ बेसिक कदम है। लेकिन क्या ये होता है? देखिए, हर ऐसी त्रासदी के बाद जांच होती है, रिपोर्ट आती है, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि उन रिपोर्टों की सिफारिशों को ईमानदारी से लागू किया जाए और भविष्य के आयोजनों के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी हैं, उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। जवाबदेही तय करना भी बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि इस बार सबक लिया जाएगा और आगे ऐसे हादसे ना हो। उम्मीद तो यही है। अब एक और चिंताजनक मामला लद्दाख से है। वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हाँ, ये भी खबरों में है। और उन पर पाकिस्तान से कथित संबंधों और केंद्र के साथ बातचीत में बाधा डालने के आरोपों के तहत जांच चल रही है। सोनम वांगचुक तो काफी जाने माने एक्टिविस्ट हैं, लद्दाख के पर्यावरण और अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। हाँ, ये मामला काफी जटिल है। देखिए, लद्दाख एक बहुत ही संवेदनशील सीमावर्ती इलाका है। उसकी अपनी खास भू-राजनीतिक चुनौतियां हैं, पर्यावरण की चिंताएं हैं और वहाँ के लोगों की अपनी आकांक्षाएं हैं। जी। सोनम वांगचुक लंबे समय से इन मुद्दों को उठा रहे हैं, खासकर लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा दिलाने की मांग को लेकर। ऐसे में जब एक्टिविज्म और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं आमने सामने आती हैं, तो स्थिति बहुत पेचीदा हो जाती है। स्रोतों में जो आरोप लगाए गए हैं, पाकिस्तान से संबंध, बातचीत में बाधा डालना, ये तो काफी गंभीर लगते हैं। निश्चित रूप से ये आरोप बेहद गंभीर हैं, खासकर एक बॉर्डर एरिया के संदर्भ में। स्रोत यही जानकारी दे रहे हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक निष्पक्ष, पारदर्शी और पूरी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारा काम सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी को आप तक पहुंचाना है। ये घटना दिखाती है कि कैसे स्थानीय मुद्दे, पर्यावरण बचाने की मांगे, राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें और लोकतांत्रिक विरोध का अधिकार, इनके बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर ऐसे स्ट्रैटेजिक रूप से अहम इलाकों में। हाँ, सही कहा। मामले की सच्चाई तो जांच के बाद ही पता चलेगी। जी बिल्कुल। तो आज हमने कई तरह की गतिविधियों पर नजर डाली, रक्षा में स्वदेशीकरण की तरफ बड़े कदम देखे, QRSAM और तेजस सौदा, मानसून के दोनों पहलू समझे, कैसे वो जीवन भी देता है और चुनौती भी। जी। ओडिशा में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और उससे जुड़ी राजनीतिक गहमागहमी को जाना, और साथ ही तमिलनाडु में भगदड़ की दुखद घटना और लद्दाख में सोनम वांगचुक से जुड़े जटिल और चिंताजनक मामले पर भी गौर किया। ये सब मिलकर भारत की हालिया तस्वीर पेश करता है, जहां एक तरफ तरक्की है, महत्वाकांक्षा है, वहीं दूसरी तरफ चुनौतियां और त्रासदियां भी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सभी अलग अलग दिखने वाली घटनाएं रक्षा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, राजनीति, सामाजिक सुरक्षा असल में कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं, और ये आज के भारत की एक जटिल, बहुआयामी और गतिशील तस्वीर पेश करती हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे नेशनल लेवल की योजनाएं और महत्वाकांक्षाएं, जैसे रक्षा में आत्मनिर्भरता या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, वो जमीनी हकीकतों से, जैसे मॉनसून पर निर्भरता या भीड़ संभालने की हमारी क्षमता, और अप्रत्याशित घटनाओं या सामाजिक तनावों से टकराती हैं और प्रभावित होती हैं। सही। हर क्षेत्र में कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं, तो कुछ गंभीर चिंताएं भी हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। हाँ। ये सब देखते हुए एक विचार मन में आता है, जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। बताइए। कि हम इन अलग अलग क्षेत्रों से जो सबक सीख रहे हैं, उन्हें एक साथ कैसे ला सकते हैं। क्या रक्षा टेक्नोलॉजी में जो हमने स्वदेशी क्षमता हासिल की है, उसका इस्तेमाल नागरिक सुरक्षा या आपदा प्रबंधन के लिए बेहतर उपकरण बनाने में हो सकता है? अच्छा पॉइंट है। या जो हम क्लाइमेट चेंज के हिसाब से खेती के तरीके बदल रहे हैं, क्या उस ज्ञान का इस्तेमाल वाटर मैनेजमेंट या शहरी नियोजन में हो सकता है? या फिर बड़े पब्लिक इवेंट्स में सुरक्षा के जो उपाय हम सोच रहे हैं,
क्या वो दूसरी भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी लागू हो सकते हैं? या संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय चिंताओं और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाने के अनुभव से क्या हम देश के दूसरे हिस्सों में सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए कुछ सीख सकते हैं? मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच। हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो भविष्य की अनिश्चितताओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए देश की जो ओवरऑल क्षमता है, जो लचीलापन है, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, उसे और मजबूत करने के लिए इन अलग-अलग क्षेत्रों के ज्ञान और अनुभव को कैसे एक साथ लाया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है।